हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडिटोरियल एनालिसिस बाय सिंप्लीफाइड सिविल सर्विसेज। आज 17 जून को टोटल 3 आर्टिकल डिस्कस करेंगे। तीनों आर्टिकल आज के द हिंदू से लिए गए। फर्स्ट आर्टिकल जो डिस्कस किया जाएगा वो है ऑन द साइज ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। रिसेंटली 18 लोकसभा की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कॉन्स्टिट्यूट हुई है। कौन कौन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में होते हैं, किसकी क्या रैंक होती है और किस तरीके से इसे कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है, पार्लियामेंट सेक्रेटरी क्या होते हैं, ये सारे पॉइंट्स डिस्कस किए जाएंगे। प्री और मेंस दोनों एस्पेक्ट कवर करेंगे। नेक्स्ट आर्टिकल जो डिस्कस करेंगे वो है व्हाट इज सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सेस एंड व्हाई इज इट लेविड ऑन वेस्ट जनरेटर्स। इसके बारे में बात करेंगे। रिसेंटली बेंगलोर में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट लेवी बढ़ा दिया गया है, जिसके कारण एक डिबेट स्पार्क हो गई है, शुरू हो गई है। तो ये सारी चीज़ों के बारे में चर्चा की जाएगी कि आखिर ये सेस क्यों लगाया जा रहा है, क्यों ये इम्पॉर्टेंट है। हमारा लास्ट आर्टिकल है टू स्टेप्स बैक। रिसेंटली वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट जो है पब्लिश की है। इस रिपोर्ट की जो फाइंडिंग्स है उसके बारे में चर्चा की जाएगी। इंपॉर्टेंट है रिपोर्ट्स की फाइंडिंग। मेंस के आंसर में रिपोर्ट को आपको कोट करना है, इसलिए इसके आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे। कल यूपीएससी प्रीलिम्स एग्ज़ाम कंप्लीट हुआ है और बहुत सारे क्वेश्चन हमारे एडिटोरियल एनालिसिस से आए थे। अगर आपने प्रॉपर नोट्स बनाए होंगे, उसे एक बार रीड किया होगा, तो आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते थे। कल का पेपर रिलेटिवली लास्ट ईयर के पेपर से काफ़ी बेटर पेपर आया था और उससे रिलेटेड आंसर कीज़ भी हम लोगों ने जारी की। आप चाहें तो हमारा आंसर की भी देख सकते हैं और इसके साथ साथ हम एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी बहुत जल्दी जारी करने वाले हैं। अगर आपको हमारा एनालिसिस पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आप लोग लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। शुरू करते हैं हमारा एनालिसिस। हमारा फर्स्ट आर्टिकल है ऑन द साइज ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। यह आर्टिकल द हिंदू में आया है। GS2 मेंस के पर्सपेक्टिव से, पॉलिटी के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। 2025 में आपको प्री में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। लगातार यूपीएससी ने इस टॉपिक पे आपको क्वेश्चन पूछे हैं पिछले 10 साल के। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन, कंसेप्चुअल क्वेश्चन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से रिलेटेड पूछे गए हैं। तो बहुत ही ज़्यादा ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके प्री के पर्सपेक्टिव से। आर्टिकल में हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में बात करेंगे, उनकी स्ट्रेंथ के बारे में बात करेंगे और इससे रिलेटेड जो इश्यूज़ है उस पर चर्चा करेंगे, जो कि आपको मेंस में पूछा जा सकता है। प्रिंसिपल सेक्रेटरी एज अ कंसेप्ट के बारे में बात करेंगे। ये कंसेप्ट है क्या, प्रिंसिपल सेक्रेटरी कौन होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में प्रिंसिपल सेक्रेटरी को रिकॉग्नाइज किया है, नहीं किया है, ये सारे एस्पेक्ट कवर किए जाएंगे इस आर्टिकल के थ्रू। अब आर्टिकल शुरू करते हैं। कंटेक्स्ट समझ लेते हैं, आया क्यों है। 18वीं लोकसभा इलेक्शंस कंप्लीट हो चुके हैं, लोकसभा कॉन्स्टिट्यूट हो चुकी है और इसमें जो बीजेपी लेड एनडीए अलायंस है उन्होंने गठबंधन की, कोलिशन की गवर्नमेंट बनाई है। 292 उनको सीट्स मिली थी। 272 + 1 मैजिक नंबर, मेजॉरिटी नंबर है, सिंपल मेजॉरिटी नंबर है। 545 हमारी टोटल लोकसभा सीट्स है। डिवाइड बाय 2 + 1 करेंगे तो 273 आ जाएगा। तो जो एनडीए है उन्होंने यहाँ पर सरकार बनाई है और जब आप सरकार बनाते हैं तो उसी के अंदर से एग्जीक्यूटिव निकल कर आते हैं। यही एमपीज लोग में से ही जो गवर्नमेंट बनाती है पार्टी, उसी में से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कॉन्स्टिट्यूट होते हैं और यही कार्यपालिका या एग्जीक्यूटिव का काम करते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अंदर प्राइम मिनिस्टर होते हैं जो कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को हेड करते हैं। कुछ कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, कुछ मिनिस्टर ऑफ स्टेट विथ इंडिपेंडेंट चार्ज होते हैं और कुछ मिनिस्टर ऑफ स्टेट होते हैं। तो 9 जून को स्वेरिंग इन सेरेमनी थी जिसमें नरेंद्र मोदी जी ने ओथ ली है। उनके साथ साथ उनकी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं उन्होंने भी उसी दिन ओथ ली थी। टोटल अगर हम बात करें 18वीं लोकसभा में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में कौन कौन है, तो प्राइम मिनिस्टर हैं बिल्कुल, क्योंकि वो तो हेड हैं। 30 कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं इस बार की 18वीं लोकसभा में। 5 मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट विथ इंडिपेंडेंट चार्ज हैं एंड 36 मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं। अब क्वेश्चन ये है कि ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को कॉन्स्टिट्यूट करता कौन है। ठीक, इंडिया में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है और प्रेसिडेंट
एज अ नॉमिनल हेड है। रियल पावर कहाँ पर है? प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास में है। आर्टिकल 74 में क्लियर कट दिया हुआ है, देयर शैल बी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट। क्या होना चाहिए? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होना चाहिए, जो कि कौन हेड करेगा? प्राइम मिनिस्टर हेड करेगा, और वो प्रेसिडेंट को एड एंड एडवाइस करेगा। यहाँ पर जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एड एंड एडवाइस है वो प्रेसिडेंट के ऊपर बाय एंड लार्ज अगर देखें तो बाइंडिंग होती है। तो यहाँ पर प्रेसिडेंट, सारी चीज़ें प्रेसिडेंट के नाम से, उनके सिग्नेचर से ज़रूर होती है, लेकिन उसे कर कौन रहा होता है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कर रहे होते हैं। यहाँ रियल एग्जीक्यूटिव पावर कहाँ लाई करती है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में। अब मिनिस्टर शुड बी मेंबर ऑफ आइदर द लोकसभा और राज्यसभा, एंड इफ नॉट शुड बिकम वन विद इन 6 months ऑफ हिज अपॉइंटमेंट। इसका मतलब क्या है? जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उसमें आप किसी को भी मिनिस्टर बना सकते हैं, अगर वो लोकसभा का मेंबर है या फिर राज्यसभा का मेंबर है, ऑलरेडी एमपी है। और अगर वो एमपी नहीं है तो 6 महीने के भीतर उनको चुनाव लड़वा करके अगर वो जीतते हैं तो आप उनको क्या बना सकते हैं? मिनिस्टर बना सकते हैं। इसमें आपने मिनिस्टर पहले बना दिया और अगले 6 महीने में वो चुनाव जीत करके एमपी बन जाते हैं तो भी वो अपनी पोजीशन पे बने रहेंगे। इन केस आपने अभी मिनिस्टर बना दिया लेकिन 6 महीने के भीतर जो इलेक्शन हुए, बाई इलेक्शन हुए, उसमें वो हार जाते हैं तो उनको अपना पद छोड़ना पड़ेगा। इसी तरह का सेटअप स्टेट में भी होता है, वहाँ पर चीफ मिनिस्टर रियल हेड होते हैं और उनकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं। नाउ मिनिस्टर के रिमूवल की बात कर लेते हैं। एक बार आप मिनिस्टर बन गए, इसका मतलब ये नहीं है कि जब तक कि वो लोकसभा चलती रहेगी आप मिनिस्टर रहेंगे, आपको रिमूव भी किया जा सकता है बीच में। आर्टिकल 75(2) में क्लियर कट प्रोविजंस दिए हुए हैं रिलेटेड टू रिमूवल ऑफ मिनिस्टर। मिनिस्टर शैल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट नॉट प्राइम मिनिस्टर। अगर आपको ये आ जाती है लाइन तो ये वर्ड जो चेंज हो जाते हैं, कल आपका यूपीएससी प्री में भी देखे थे, हल्का हल्का वर्ड चेंज कर दिया था, प्राइम मिनिस्टर को प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट को प्राइम मिनिस्टर, इस तरीके से करते हैं। तो मिनिस्टर कब तक के होल्ड कर सकते हैं ऑफिस? जब तक के प्रेसिडेंट चाहता है। अगर प्रेसिडेंट नहीं चाहेगा तो मिनिस्टर को इस्तीफा देना पड़ेगा, उन्हें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से रिमूव कर दिया जाएगा। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि रियल पावर कहाँ लाई करती है? प्राइम मिनिस्टर पे। तो जो प्रेसिडेंट है वो अपने विम्स और फैंसीज पे एक्ट नहीं कर सकता, किसी को भी रिमूव नहीं कर सकता। जब प्राइम मिनिस्टर इनसे कहेंगे कि भाई मैं रिकमेंडेशन देता हूँ इनको मिनिस्ट्री पद से हटाया जाए, उसके बाद ही प्रेसिडेंट बोलेंगे ठीक है, मैं आपने रिकमेंडेशन दी है तो मैं इन्हें रिमूव कर देता हूँ। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बीच में भी बदल सकती है। ऐसा नहीं है कि एक लोग जो लोकसभा है उसमें जो डिसाइड हुआ इनिशियली वही मिनिस्टर 5 साल रहेंगे, बीच में कुछ मिनिस्टर्स को हटा दिया जाता है, नए फेस लेके आते हैं। ऐसा पहले भी हुआ था, है ना, आपने पिछली लोकसभा में भी देखा था। पहले जो है आपके अरुण जेटली जी हुआ करते थे और सुषमा स्वराज हुआ करती थी और आपके रविशंकर जी हुआ करते थे, जो बड़े बड़े कद्दावर नेता थे, वो पहले मिनिस्टर्स थे। उसके बाद फिर नए मिनिस्टर आए, पीयूष गोयल जी आए, सीतारमन जी आई, है ना, आपकी फाइनेंस मिनिस्टर। तो इस तरीके से जो मिनिस्ट्री है वो हमेशा, मिनिस्टर्स हैं वो हमेशा बदलते रहते हैं और एक लोकसभा में ही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर चेंज की जा सकती है। चीज़ें क्लियर है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इंक्लूड्स कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट विथ इंडिपेंडेंट चार्ज, मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड डेप्यूटी मिनिस्टर। ये सारी चीज़ें, है ना, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अंदर आते हैं, ये कंसिस्ट करती है। अब कॉन्स्टिट्यूशन ने इनकी रैंक कहीं पर भी क्लासिफाई नहीं की है। इसका मतलब कहीं पर भी कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा है कि जो हाईएस्ट रैंक है वो कैबिनेट मिनिस्टर्स की है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ से भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये तो ब्रिटिशर्स की जो इनफॉर्मल प्रैक्टिस थी उसको हम अडॉप्ट किए हैं और जो कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं वो हाईएस्ट रैंक के होते हैं, उनको जो असिस्ट करते हैं उन्हें हम मिनिस्टर ऑफ स्टेट बोलते हैं। तो ये आपके कैबिनेट मिनिस्टर्स हो गए, उनको असिस्ट करने वाले मिनिस्टर ऑफ स्टेट हो गए। और मिनिस्टर ऑफ स्टेट विथ इंडिपेंडेंट चार्ज वाले जो मिनिस्टर्स हैं वो डायरेक्टली किसको रिपोर्ट करते हैं? प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट करते हैं। यहाँ पर मिनिस्टर ऑफ स्टेट अपने कैबिनेट मिनिस्टर को असिस्ट करेंगे और अपनी मिनिस्ट्री में रिपोर्ट करेंगे, लेकिन जो इंडिपेंडेंट चार्ज वाले हैं वो डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट करते हैं। चीज़ें क्लियर है क्या? ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए, यहाँ से चीज़ें आपको पूछी जा सकती है। अब कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट की बात कर लेते हैं। साइज ऑफ
काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बात करते हैं। ठीक है, तो पहले थोड़ा हिस्ट्री के बारे में देख लेते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की। जो फर्स्ट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर थी, जब इंडिपेंडेंस के टाइम बनी थी, उसमें केवल 15 मिनिस्टर थे और जवाहरलाल नेहरू इसे हेड कर रहे थे। पहले जनरल इलेक्शन हुए 1952 में और उस समय नेहरू जी ने अपनी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में 30 मिनिस्टर्स को इंक्लूड किया। ये साइज ग्रेजुअली बढ़ता चला गया, 50 से 60 के अराउंड हो गया। जो देव गौड़ा की गवर्नमेंट थी 1996 की और आई के गुजराल की, उसमें थोड़े कम मिनिस्टर थे। देव गौड़ा में 21 थे और आई के गुजराल में 34 मिनिस्टर्स थे। लेकिन 1999 में जो अटल बिहारी की सरकार थी, उसमें सडनली काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का नंबर बहुत ज़्यादा बढ़ गया, 74। और उस समय फिर ये डिस्कशन होने लगा कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का जो साइज़ है उसमें कुछ ना कुछ लिमिट लगानी पड़ेगी, अदरवाइज ऐसे में तो बहुत सारे मिनिस्ट्री अलग से बनते जाएगी, अपने मन से मिनिस्टर बनाते जाएंगे। क्योंकि ये कोलिशन की गवर्नमेंट थी और सारी पार्टीज को खुश करना था, इसलिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का नंबर बढ़ा दिया गया। हर एक को छोटी छोटी मिनिस्ट्री दे दी, किसी को फिशरीज दे दी, किसी को डेयरी प्रोसेसिंग दे दी, मतलब हर मिनिस्ट्री को, है ना, हर डिपार्टमेंट को अलग अलग मिनिस्ट्री में कन्वर्ट कर दिया गया, ताकि सारी जो पार्टी वाले हैं वो मिनिस्ट्री पोर्टफोलियो लेकर खुश हो जाएं। तो कहीं ना कहीं तो ये लिमिट लगानी थी। स्टेट में भी हम देखें तो मायावती की जो 2002 की सरकार थी, उसमें 79 मिनिस्टर थे उत्तर प्रदेश में, जब वो चीफ मिनिस्टर थी। तो लिमिट लगाना था। ऑब्वियसली लिमिट लगाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना पड़ेगा। स्पेशल मेजॉरिटी से एक अमेंडमेंट पास किया गया 2003 में, 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, जिसमें टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या कर दी गई, लिमिट कर दी गई 15% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा एंड ऑब्लिक स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। इसका मतलब क्या है, 545 का 15% जो है आपको एस्टिमेट करना पड़ेगा। ठीक है, 545 का 15% जितना भी नंबर आएगा, इससे ज़्यादा आप काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स नहीं रख सकते अपनी सरकार में। ये लिमिट बना दी गई और इस पे यूपीएससी प्रीलिम्स में रिसेंटली ही क्वेश्चन पूछा गया था। ये क्लियर है। अब मिनिमम रिक्वायरमेंट की बात करते हैं। ये तो मैक्सिमम हो गई, तो मिनिमम रिक्वायरमेंट सेंट्रल लेवल पर कुछ भी नहीं थी। अगर आप चाहें तो एक अकेला प्राइम मिनिस्टर भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में रह सकता है और बिना किसी मिनिस्टर्स को अपने कैबिनेट मिनिस्टर रखे हुए, तो ये भी पॉसिबल है, क्योंकि कोई मिनिमम लिमिट नहीं है सेंट्रल लेवल पर। स्मॉलर जो स्टेट्स हैं वहाँ ये कहा गया है कि मिनिमम 12 मिनिस्टर्स होना चाहिए। जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हैं वो बहुत छोटे छोटे स्टेट हैं। अगर हम वहाँ पर लेजिस्लेटिव असेंबली की बात करें तो बहुत कम सीट्स हैं, 40-50। अगर 40-50 सीट रहेगी हो तो उसमें जो टोटल मिनिस्टर्स आएंगे वो बहुत कम होंगे, है ना। अगर 15% में 40 की बात करूं तो कितना होगा, 6 मिनिस्टर। तो 6 मिनिस्टर बहुत कम है। तो यहाँ पर मिनिमम जो स्मॉलर स्टेट है वहाँ पर मिनिमम की लिमिट है वो 12 मिनिस्टर्स है। ठीक है, तो नॉर्थ ईस्ट में आपके मिनिमम 12 मिनिस्टर रहेंगे। और जो यूनियन टेरिटरीज थे जैसे कि दिल्ली या जम्मू एंड कश्मीर, यहाँ पर मैक्सिमम लिमिट 10% रखी गई है ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ इट्स असेंबली। जैसे दिल्ली में 70 है तो 10% कितना होगा, 7। इसका मतलब दिल्ली में 7 मिनिस्टर मैक्सिमम हो सकते हैं, और जिसमें एक तो चीफ मिनिस्टर होंगे, अरविंद केजरीवाल हैं इस वक्त। इनके अलावा 6 और मिनिस्टर्स रह सकते हैं। अब दिक्कत क्या होती है, दिल्ली की पॉपुलेशन है बहुत ज़्यादा, बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, 2 करोड़ के आसपास लोग हैं, लेकिन मिनिस्टर्स बहुत ही कम है ना। तो ऐसे में दिक्कत क्या होती है, और बाकी जो आपके जितने भी एमएलए जीत के आए हैं उनको भी खुश रखना है, तो उनको मिनिस्ट्री पोर्टफोलियो दे नहीं पा रहे। तो सबको खुश करने के लिए एक प्रिंसिपल सेक्रेटरी का पद है वो दिया जाने लगा। कॉन्स्टिट्यूशन में प्रिंसिपल सेक्रेटरी के बारे में कुछ कहा है क्या, बिल्कुल भी नहीं। डिफाइन है क्या, बिल्कुल भी नहीं। तो ये जो कंसेप्ट है प्रिंसिपल सेक्रेटरी का, ये एकदम जो फर्स्ट जनरल इलेक्शन हुए थे उसी के बाद आ गया था। सेंट्रल लेवल पर आप देखेंगे तो बहुत सारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो है मिनिस्टर को एडवाइस करने के लिए, सहयोग करने के लिए कॉन्स्टिट्यूट किए जाने लगे। जो एमएलएज या एमपी थे उन्हें प्रिंसिपल सेक्रेटरी बनाया जाने लगा, जो कि मिनिस्टर को क्या करते थे, सपोर्ट करते थे। ब्रिटिश सिस्टम में ये प्रिंसिपल सेक्रेटरी हुआ करते थे और वहीं से हमने अडॉप्ट किया है। सेंट्रल गवर्नमेंट में ये रेगुलर फीचर नहीं थे। अगर कोलिशन की गवर्नमेंट होती थी तो प्रिंसिपल सेक्रेटरी बना देते थे, चलो ठीक है मिनिस्टर नहीं बना सकते थे, तुम्हें प्रिंसिपल सेक्रेटरी हम बना देते हैं, जो कि मिनिस्टर लेवल का ही होता है, वही सारा काम देख लेता है। लेकिन 1990s के बाद से सेंट्रल लेवल पर प्रिंसिपल सेक्रेटरी
अपॉइंट करना बंद कर दिया गया, लेकिन बहुत सारे स्टेट ऐसे हैं जहां पर आज भी प्रिंसिपल सेक्रेटरी अपॉइंट किया जाता है, ठीक है। और वो इसलिए क्योंकि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में लिमिट लगा दी गई थी 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में, तो मिनिस्टर ज़्यादा नहीं हो सकते, तो इसको एस्केप करने के लिए इस बेसिकली प्रोविज़न को प्रिंसिपल सेक्रेटरी अपॉइंट किया जाने लगा। चीज़ें क्लियर है। सुप्रीम कोर्ट ने और बहुत सारे हाई कोर्ट ने अलग अलग वर्डिक्ट में माना है कि ये जो अपॉइंटमेंट ऑफ प्रिंसिपल सेक्रेटरी है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। इसके लिए असम में एक लॉ भी पास किया गया था 2004 में, जिसे 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये लॉ आपका अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और उसे स्ट्रक डाउन कर दिया गया। तो एक इशू है प्रिंसिपल सेक्रेटरी का। दूसरा इशू क्या है वो देख लेते हैं। बहुत सारे छोटे स्टेट हैं जैसे कि सिक्किम, गोवा, नॉर्थ ईस्ट के स्टेट, वहाँ पर पॉपुलेशन कितनी है 30 से 40 लाख, 50 लाख, और उनके पास 12 मिनिस्टर हैं। लेकिन दिल्ली जैसे यूनियन टेरिटरी जहाँ 1.5 से 2 करोड़ पॉपुलेशन, उनके पास मैक्सिमम 7 मिनिस्टर हैं। तो जो यूनियन टेरिटरी में लिमिट लगाई गई है 10% वाली, इसको रिकंसिडर किया जा सकता है। तो ये दूसरा आपका इशू हो जाएगा। चीज़ें क्लियर है क्या? जो इशू है पार्लियामेंट सेक्रेटरी से रिलेटेड और जो लिमिट है यूनियन टेरिटरी से लिमिटेड, वो चीज़ें आपको ये 2 इशू हैं और इसमें आपको चेंज करने की ज़रूरत है। होपफुली ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी। प्रिंसिपल सेक्रेटरी के ऊपर भी क्वेश्चन यार पूछा जा चुका है प्रीलिम्स में, ठीक है, लेकिन मेंस में अभी तक के नहीं आए, तो मेंस में ये सारी चीज़ें आपको पूछी जा सकती है, ठीक। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है व्हाट इज सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सेस एंड व्हाई इज इट लेविड ऑन वेस्ट जनरेटर्स। ये आर्टिकल द हिंदू में आया है। GS3 एनवायरनमेंट मीन्स के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये आर्टिकल है। 2025 में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, ठीक। शुरू करते हैं आर्टिकल। सबसे पहले कंटेक्स्ट देख लेते हैं, न्यूज़ में क्यों है। रिसेंटली जो बेंगलोर की म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है उसने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सेस लगाना प्रपोज किया है 100 रुपीज़ पर मंथ फॉर ईच हाउस होल्ड। इसका मतलब हर घर पर 100 रुपये का सेस लगाया जाएगा, उनसे 100 रुपये वसूले जाएंगे। वाइल द प्रपोजल हैज़ स्पार्क डिबेट एंड क्रिटिसिज्म अमॉन्ग रेसिडेंट एंड स्टेक होल्डर, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द रैशनले बिहाइंड द सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सेस। इससे डिबेट स्पार्क हो गई है कि इतना ज़्यादा जो है कैसे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन पर हाउस होल्ड से चार्ज ले सकता है, और कहीं ना कहीं आप जो है हर जगह से सेम चार्ज ले रहे हैं 100 रुपये। इसका मतलब बहुत रिच पीपल भी 100 रुपये, बड़ी बात नहीं, लेकिन बहुत पुअर लोगों को भी 100 रुपये देना पड़ेगा। तो ये डिबेट कहीं ना कहीं लेजिटिमेट है, लेकिन इसके पीछे का जो लॉजिक है, जो रैशनल है, उसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक। अर्बन लोकल बॉडीज लेवी यूज़र फीस और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सेस एज पर द प्रोविजन ऑफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016। तो ये जो टैक्स लगाया जा रहा है या फिर जो लेवी लगाया जा रहा है वो किसके हिसाब से लगाया जा रहा है? सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 के हिसाब से। पावर किसके पास है? अर्बन लोकल बॉडीज़ के पास ये पावर है इस रूल्स के अंदर। अकॉर्डिंग टू दिस गाइडलाइंस द ULB, द अर्बन लोकल बॉडीज मस्ट कलेक्ट यूजर फी ऑब्लिक सेस फॉर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सर्विसेज प्रोविजंस प्रोवाइडेड। ULB typically charge about 30 to 50 per month as a solid waste management cess which is collected along with property tax, ठीक। तो आपके जो प्रोविजंस हैं वो 2016 के रूल्स में ही क्लियर कट कहा है कि जो आपके म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है उन्हें प्रॉपर्टी टैक्स के साथ साथ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सेस भी लेवी करना पड़ेगा और कलेक्ट करना पड़ेगा। अब जो अर्बन लोकल बॉडीज़ है, बेंगलोर की म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है, वो क्या कर रही है, ये जो सेस है जो पहले 30 से 50 रुपये हुआ करता था, इसको बढ़ा करके 100 रुपये करना चाहती है। अब बात करते हैं कि ये जो कॉस्ट है ना, ये कितनी आती है अर्बन लोकल बॉडीज़ को, रेवेन्यू कितना होता है, और आखिर हम क्यों जो है ये जो सेस है उसे बढ़ाना चाह रहे हैं, इसके बारे में बात कर लेते हैं। ऑफरिंग सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सर्विसेज इज कॉम्प्लेक्स एंड रिसोर्स इंटेंसिव। बड़ा ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है और रिसोर्स इंटेंसिव होता है। इसमें बहुत सारे लेबर्स, बहुत सारे व्हीकल्स, ये सारे एम्प्लॉय करने पड़ते हैं, उसके बाद ये सर्विस प्रोवाइड की जाती है। अर्बन लोकल बॉडीज टिपिकली डिप्लॉय
about 80% of their manpower and 50% of their annual budget to provide solid waste management service to city residents। लगभग 80% जो मैन पावर होते हैं जो कि अर्बन लोकल बॉडीज़ में होते हैं वो सिर्फ एक ही सर्विस प्रोवाइड कर रहे होते हैं, वो है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, है ना। जो कचरा आप लोग फेंकते हो, जो गंदगी आप लोग करते हो, उसको प्रॉपरली क्या करना, कलेक्ट करना, उसके बाद उसे ट्रांसपोर्ट करना, उसके बाद उसे प्रोसेस करना और फिर डिस्पोज करना, ये सारी प्रोसेस को हम सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस में इंक्लूड करते हैं। और ये सारा काम कौन करता है, अर्बन लोकल बॉडीज़ करती है। अगर हम कितना कचरा जनरेट हो रहा है उसकी बात करें तो बेंगलोर में पर डे लगभग 5000 टन का सॉलिड वेस्ट जनरेट होता है। और डोर टू डोर ये कचरा इकट्ठा करना, कलेक्ट करना व्हीकल्स के थ्रू और फिर इसको जो है अलग करना, है ना, क्योंकि हम वेट और ड्राई सबको एक ही साथ डाल देते हैं, सबको अलग करना, कौन सा बायोडिग्रेडेबल है, कौन सा नॉन बायोडिग्रेडेबल है, किसको जलाना है, किसको रिसाइकल करना है, ये सारी चीज़ करने में बहुत सारे कर्मचारी की ज़रूरत पड़ती है। तो ये बहुत ही लेबर इंटेंसिव प्रोसेस है और ये प्रोसेस बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। इसको करने में बहुत रिसोर्स और कॉस्ट और मनी सब कुछ जाता है और फिर फाइनली आपकी सिटी जो है क्लीन हो पाती है। अगर कलेक्शन और ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो सबसे ज़्यादा कलेक्शन और ट्रांसपोर्टेशन में पैसा लगता है, क्योंकि इसमें लेबर्स लगाने पड़ते हैं खूब सारे, उन्हें सैलरी देनी पड़ती है। तो लगभग 85% जो बजट होता है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का वो काय में जाता है, कलेक्शन और ट्रांसपोर्टेशन में। और डिस्पोजल और आपका प्रोसेसिंग में केवल 10 से 15% रिसोर्सेज का इस्तेमाल होता है। जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में बजट है उसका 10-15% किस में लग रहा है, प्रोसेसिंग और डिस्पोजल ऑफ वेस्ट में, और बाकी 80 से 85% किस में लगता है, ट्रांसपोर्टेशन और कलेक्शंस में। चीज़ें क्लियर है। अब चैलेंजेस क्या हैं इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहला चैलेंज तो ये है कि यार वेट और ड्राई दोनों ही कचरे अलग अलग होते हैं लेकिन हम एक साथ दे देते हैं, तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है कलेक्शन करने में। ठीक, लगभग 55 to 60% वेट बायोडिग्रेडेबल मटेरियल जो है कचरा इकट्ठा होता है और 40 से 45% नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है। ये जो बायोडिग्रेडेबल होगा इसको तो हम रिसाइकल कर सकते हैं, इसके थ्रू हम जो है क्या कर सकते हैं, बायोगैस बना सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, जब बायोगैस हम लोग इसके थ्रू बनाते हैं तो उसकी कॉस्ट बहुत हाई पड़ती है, क्योंकि एफिशिएंटली बहुत ज़्यादा कचरा बायोडिग्रेडेबल कचरा नहीं होता है ना, जितना होना चाहिए इनर्ट कचरा बहुत ज़्यादा है। तो ये जो गैस है उसकी कॉस्ट बहुत हाई होती है और फाइनेंशियली ये अनवायबल होता है। तो इससे जो रेवेन्यू होना चाहिए वो बहुत ज़्यादा नहीं होता है अर्बन लोकल बॉडीज़ को। दूसरा जो है ऑपरेशनल रेवेन्यू की बात कर लेते हैं। जो ऑपरेशनल रेवेन्यू है वो भी बहुत कम होता है, क्योंकि 30 से 40 रुपए एक घर से लेते हैं और ऑपरेटिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है कलेक्शन करने की। तो रेवेन्यू जो इनको मिल रहा है सेस के थ्रू वो भी बहुत कम होता है। जो रेवेन्यू आता है वो लगभग 35 से 40% ऑफ ऑपरेशनल एक्सपेंसेस के बराबर होता है, उससे ज़्यादा नहीं होता। तो यहाँ पर जो रेवेन्यू है वो बहुत कम है, एक्सपेंडिचर है वो बहुत ज़्यादा है। ये सबसे बड़ा फाइनेंशियल चैलेंज है और इसी के कारण यहाँ पर हम सेस लगा रहे हैं और सेस की वैल्यू 30-40 से बढ़ा करके 100 रुपये पर हाउस होल्ड पर मंथ किया जा रहा है। चीज़ें क्लियर है क्या? अगर हम बेंगलोर के म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की बजट की बात करें तो वो लगभग 11,000 करोड़ का है और 11,000 करोड़ में से 15% उनका बजट सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में जाता है। 1643 करोड़ के आसपास सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में पूरा पैसा लग जाता है। और जो रेवेन्यू होता है इस प्रोसेस में, है ना, बायोगैस के थ्रू या फिर आप जो सेस लगा रहे हैं पर हाउस होल्ड 30-40 रुपये, वो केवल 20 लाख रुपए के अराउंड होता है। तो नेग्लिजिबल रेवेन्यू हो रहा है। इस रेवेन्यू को बढ़ाना चाहते हैं क्योंकि बाकी जो बचा हुआ अमाउंट है वो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को सब्सिडाइज करना पड़ता है, सारे लोगों की सैलरी देनी पड़ती है, ये सारी चीज़ें करनी पड़ती है और ये सस्टेनेबल नहीं है। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा जो है जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है वो सेस के थ्रू अपनी जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है उसको निकालना चाहते हैं और जो रेवेन्यू है उसको बढ़ाना चाहते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे इश्यूज और चैलेंजेस रहते हैं म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के लिए, जैसे कि उन्हें ओपन पॉइंट्स को क्लियर करना पड़ता है। मान लीजिए मानसून सीज़न आ गया तो बहुत ज़्यादा चोक हो जाता है, तो ड्रेनेज सिस्टम पूरा गड़बड़ा जाता है, पूरा पानी जमा हो जाता है सिटीज़ में। तो ये जब भी मानसून आने वाला रहता है पूरी सिटीज़ में जितने ओपन पॉइंट्स हैं, जितने चोक पॉइंट्स हैं, उन सबको क्लियर करना ज़रूरी है। इसके साथ साथ जो है
स्वीपिंग ऑपरेशन डेली होते हैं, प्रॉपर जो है झाड़ू लगाते हैं, आप देखे होंगे सुबेरे से जो है शुरू हो जाता है, रोड में जो धूल होती है उसको क्लियर की जाती है, पॉल्यूशन ना हो। तो ये सारे काम के कारण भी ओवरऑल जो कॉस्ट होती है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसके अलावा एडिशनली द डिस्पोजेबल ऑफ नॉन कंपोस्टेबल एंड नॉन रिसाइकलेबल ड्राई वेस्ट सच अ सिंगल यूज प्लास्टिक, टेक्सटाइल वेस्ट एंड inert material is expensive since the material need to be shipped to cement फैक्ट्रीज। जो नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल है उसको डिस्पोज करने में भी बहुत ज़्यादा कॉस्ट चली जाती है। जो वेस्ट टू एनर्जी प्रोजेक्ट है जहाँ पर ये सारे नॉन बायोडिग्रेडेबल इनर्ट प्रोडक्ट्स को जलाया जाता है, वहाँ पर पहुँचाने में ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत हाई होती है। वो जनरली सिटी से 400-500 किलोमीटर होते हैं, तो वहाँ तक डेली ट्रक में ये सारा कचरा भेजना, इससे भी कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इन सारी चीज़ों के कारण ओवरऑल जो कॉस्ट होती है वो बहुत ज़्यादा है, रेवेन्यू बहुत कम है, इसलिए ये सेस लगाया जा रहा है। सॉल्यूशन क्या हो सकता है? एक सॉल्यूशन तो यही है कि आप जो है चार्जेस बढ़ा दीजिए, है ना, लेकिन उसमें जो पुअर लोग हैं उनको भी 100 रुपये देना पड़ेगा। यार कचरे के लिए 100 रुपये कोई गरीब आदमी दे रहा है तो उसके लिए तो मतलब जान निकल जाए। ठीक, तो सब पे एक जैसा सेस नहीं लगा सकते। अगर बहुत बढ़िया सोसाइटी है, बहुत बड़ी सोसाइटी, तो वहाँ आप 200 रुपये भी ले सकते हैं। बाकी अगर बहुत पुअर एरिया है ना, झुग्गी झोपड़ी या स्लम एरिया है, वहाँ से तो आप ये सारे पैसे ले ही नहीं सकते। या फिर अगर एकदम लोअर इनकम वाले लोगों का एरिया है तो वहाँ से भी आप 30-40 रुपये ही ले सकते हैं। एक सॉल्यूशन तो ये हो सकता है। दूसरा और क्या किया जा सकता है? ओवरऑल जो एक्सपेंडिचर है उसको कम किया जा सकता है। अगर हम रेवेन्यू नहीं बढ़ा सकते तो क्या हुआ, एक्सपेंडिचर तो कम कर सकते हैं। जैसे कि जो आपका वेस्ट है उसको सोर्स पे ही सेग्रीगेट कर दीजिए आप लोग, है ना। जो लोग हैं अगर ड्राई और वेस्ट अलग अलग कचरा देने लग जाए तो प्रॉब्लम ही ख़त्म। आप मिक्स कर देते हैं, बहुत सारे लेबर इन चीज़ों में लगाए जाते हैं कि एक तो पहली बात वो कचरा उठा रहे हैं, सोचिए आपका वेस्ट उठा रहे हैं और अलग कर रहे हैं, तो ये वैसे ही इनह्यूमन एक्ट है। आपको खुद जो है ये चीज़ सेग्रीगेट करना चाहिए, इतनी आप में समझ होनी चाहिए। तो इतनी अवेयरनेस ज़रूरी है। तो अगर हम अवेयरनेस बढ़ाएं और सोर्स पे ही जो है सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट हो, ड्राई वेस्ट अलग हो और जो वेट वेस्ट है वो अलग हो, तो बहुत सारी जो प्रॉब्लम होगी किनकी, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की, वो कम हो जाएगी। सिंगल यूज़ प्लास्टिक का इस्तेमाल करना बंद कर दें, है ना। इस पे तो बैन ऑलरेडी सरकार ने लगाया है, सिंगल यूज़ प्लास्टिक पे अब कंप्लीट बैन होने की ज़रूरत है। आप लोग कम से कम इस्तेमाल करें, सब्जियां लेने जाएं तो खुद थैला लेकर चलें। इसके अलावा जो कंपोस्टिंग इनिशिएटिव है वो डिसेंट्रलाइज होना चाहिए, मतलब अलग अलग छोटे छोटे प्लांट लगाने चाहिए ताकि वहीं उसी एरिया में, है ना, जितने भी कंपोस्टिंग किया जा सकता है, कचरे का डिस्पोज किया जा सकता है, वो वहीं हो जाए। उससे ओवरऑल कॉस्ट कम हो जाएगी। अवेयरनेस बढ़ाना तो ज़रूरी है ही, ताकि ओपन में कचरा फेंकना ये सारी चीज़ें कम करें। जितना कम कचरा होगा उतना ही ज़्यादा म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का काम आसान हो जाएगा। और जो बल्क वेस्ट वो है, बल्क वेस्ट जनरेट करने वाले लोग हैं, उनको बोलें कि आप अपने यहाँ खुद ही जो है वेस्ट जनरेटर लगाएं और उसको डिस्पोज करें। ठीक, तो ये इस तरीके से क्या किया जा सकता है, जो ओवरऑल एक्सपेंडिचर है उसे कम किया जा सकता है और रेवेन्यू भी बढ़ाया जा सकता है। ये हमारा क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। चीज़ें क्लियर है क्या सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड? हमारा नेक्स्ट और आज का लास्ट आर्टिकल है 2 स्टेप्स बैक। यह आर्टिकल द हिंदू में आया है। GS1 इंडियन सोसाइटी के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है, GS3 इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है। रिसेंटली ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट रिलीज़ की है किसने, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने। प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन आपको पूछा जा चुका है, पहले लगातार रिपोर्ट्स पूछी गई हैं और रिपोर्ट्स पूछी जाती थी हर साल, और ये रिपोर्ट आ चुकी है ऑलरेडी, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट। कौन रिलीज़ करता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो इसका कुछ डेटा आया है, उसे यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। डेटा बेस्ड आर्टिकल है, आप मेंस में इस डेटा का यूज़ कर सकते हैं। इंडियन सोसाइटी में आ सकता है ये, और आपको GS3 में भी पूछा जा सकता है। ठीक, शुरू करते हैं आर्टिकल। जेंडर पैरिटी मे बी क्लाइंबिंग अपवर्ड्स वर्ल्ड वाइड विथ द ग्लोबल जेंडर गैप स्टैंडिंग एट 68.5 closed in 2024, but the glacial pace of change, it was 68.4 in 2023 is a grim static। ठीक, तो इस रिपोर्ट के हिसाब से जो जेंडर गैप
क्या है, कम हो रहा है, 68.5% पे आ गया है ना। अगर 1% होता इसका मतलब क्या है, बहुत ज़्यादा गैप है। 100% हो जाएगा तो गैप क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये जो गैप है 1% से क्लोज होते होते 68.5% हो गया है और धीरे धीरे 100% अचीव करने वाला है। ठीक, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, 2023 में 68.4% था गैप, क्लोज हुआ था गैप, और अब जो है 68.5, केवल 0.1% इंक्रीज हुआ है। अगर हम इसी पेस से चलते रहे तो लगभग फुल पैरिटी पाने में 134 ईयर्स लग जाएंगे, और 2030 के बाद से लगभग 5 जनरेशन्स लगेगी, तब जो है मेल और फीमेल दोनों के बीच में जेंडर पैरिटी एंश्योर हो सकेगी। इस रिपोर्ट के हिसाब से आइसलैंड ने अपनी रैंक 1 मेंटेन की है और 93.5% जो है उसने अचीव किया है। केवल जो जेंडर गैप है वो 6.5% का रह गया है। ये 100% हो जाएगा तो जेंडर गैप बिल्कुल भी ख़त्म हो जाएगा। इंडिया की बात करें तो इस साल इंडिया 2 प्लेसेस स्लिप हुआ है रैंक में। टोटल 146 कंट्री है इस इंडेक्स में, इस रिपोर्ट में, और उसमें इंडिया की रैंक 129 आई है। तो 146 टोटल कंट्री में इंडिया की जो रैंक है वो 129 रैंक है। इसका मतलब इंडिया में बहुत ज़्यादा जेंडर गैप हमें देखने को मिलता है। चीज़ें क्लियर है। 2000 अगर हम 23 की बात करें तो ये रैंक कितनी थी, 127, तो 2 रैंक हम लोग यहाँ पर स्लिप हो चुके हैं। 2022 में कितनी थी, 135 रैंक थी। ठीक, इंडिया का जो नंबर है, जो टोटल जेंडर गैप रिपोर्ट के हिसाब से वो कितना है, 64.1% है। इसका मतलब हमने गैप कितना क्लोज कर लिया, 64.1% गैप क्लोज कर लिया, 36% के अराउंड अभी भी टोटल गैप देखने को मिल रहा है मेल और फीमेल काउंटर पार्ट के बीच में। अगर हम बात करें ये 2 रैंक की, तो इतनी बड़ी पॉपुलेशन में अगर ये 2 रैंक कम हुई है, इसका मतलब इसका जो इम्पैक्ट होगा वो बहुत ज़्यादा होगा। ये जो स्मॉल चेंज हुआ है वो किसके कारण हुआ है, एजुकेशन के स्फीयर में और पॉलिटिकल एम्पावरमेंट के स्फीयर में डिक्लाइन देखने को मिला है। ठीक, हम कैसे बढ़ा सकते हैं इस जेंडर गैप को, एक तो जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है उसे बढ़ा करके बढ़ाया जा सकता है। क्या करना होगा उसके लिए, जो हायर एजुकेशन में ड्रॉप आउट हो रहा है गर्ल्स का उसे रोक लो, बेहतर जॉब स्किल्स प्रोवाइड करनी होगी महिलाओं को, और उनको वर्क प्लेस पे इंश्योर करना होगा उनकी सेफ्टी। अलग अलग लॉज इसके लिए बनाए गए हैं लेकिन उसे प्रॉपर इम्प्लीमेंट करना होगा, और कोशिश करना होगा कि मैरिज के बाद भी वो अपनी जॉब को रख सकें, मेंटेन कर सकें, और उसके लिए जो हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको डिवाइड करना होगा। उनके जो स्पाउस हैं, जो मेल हैं, जो उनके हस्बैंड हैं, उनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको उठानी पड़ेगी ताकि वो जॉब कंटिन्यू कर सके, और उसके लिए अवेयरनेस बढ़ाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एजुकेशन में बात करें तो मैन और वुमेन की लिटरेसी में लगभग 17.2% का गैप है। ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है कि इंडिया की रैंक बहुत ज़्यादा पीछे है, और एजुकेशन में जो रैंक है वो टोटल 124 रैंक है इंडिया की, अगर हम इस गैप के हिसाब से देखें तो। पॉलिटिकल एम्पावरमेंट इंडेक्स में इंडिया बेटर कर रहा है, लेकिन इस बार वुमेन रिप्रेजेंटेशन में देखेंगे तो वुमेन रिप्रेजेंटेशन लोकसभा में कम हुआ है। हमने आर्टिकल में ऑलरेडी डिस्कस किया था। 17वीं लोकसभा में टोटल 78 एमपीज़ थे वुमेन, 18वीं लोकसभा में ये नंबर 4 कम हो गया है, और 74 एमपीज़ वुमेन एमपीज़ ही इस बार इलेक्ट होकर आई हैं। ठीक, हम क्या चाहते हैं, 180 होना चाहिए, 30% के 33% के अराउंड रिजर्वेशन देने के बाद ये नंबर तो अचीव हो जाएगा, लेकिन अभी से ये हम कर सकते हैं। इस बार यूपीएससी में इस पर क्वेश्चन पूछा गया था, बड़ा आसान क्वेश्चन प्रीलिम्स में आया था, वुमेन रिजर्वेशन। हमने इतने आर्टिकल डिस्कस किए हैं, अगर आपने वो आर्टिकल सुना होगा तो आराम से वो क्वेश्चन आप कर पाते। ठीक, तो हमें जो नंबर है वुमेन रिप्रेजेंटेशन का, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, इसको बढ़ाने की ज़रूरत है। तो सरकार को एजुकेशन, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट और वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन रेट के लिए बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। चीज़ें क्लियर है क्या? तो ये बेसिकली आपका क्या जाएगा, आर्टिकल हो जाएगा जेंडर गैप रिपोर्ट से रिलेटेड। चीज़ें क्लियर है? ये लास्ट आर्टिकल था। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू एंड एन्जॉय योर डे।